हेलो बच्चे लोग, योर देसी गुरुजी में वेलकम बैक। आई एम प्रशांत देव। हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। उसमें कुछ कुछ चीजें देखनी बाकी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का छठा लेक्चर लेके मैं आपके सामने हूँ। 5 लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं जिसमें हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज देखा है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, जनरल फॉर्मूला, उनका नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइप के और भी जो बेसिक बेसिक बातें हैं सब देख लिए, राइट। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनसे फर्क क्या पड़ते हैं, राइट। इन फैक्ट इन सम वे आई कैन से कि ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप, अभी तक इसके पहले जो भी पढ़ा था सब बेसिक बेसिक बातें थी। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट सा आया है जो मतलब सच में कुछ अलग है। ठीक है, 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट फील होगा इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है ये हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, राइट। सो चलो शुरू करते हैं, देरी किस बात की। सबसे पहले तो कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स या तो एक एटम होगा, ठीक है, एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। बात आ रही है समझ में। ग्रुप ऑफ एटम्स में सारे एटम्स सेम एलिमेंट के हों ऐसा भी जरूरी नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स के हो सकते हैं। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप? दे आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, या तो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कैन बी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which impart a specific property to the molecule despite of the length of हाइड्रोकार्बन चेन। इतनी सारी बातें बोल दी, कुछ समझ में आया? नहीं आया? अभी समझते हैं। देखो पिछले वीडियो में क्या देखा था, होमोलोगस सीरीज, कि उसमें हर मेंबर जो होते हैं एक के बाद एक सब में सिर्फ लेंथ का अंतर होता है ना। एक CH2 यूनिट से लेंथ बढ़ता जाता है, बाकी उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिया था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया था, एल्केन्स का दिया, एल्कीन का, एल्काइन का। तो अब देखो एक ग्रुप है, मान लिया कि एल्केन्स, ठीक है, दूसरा ग्रुप है एल्काइंस। कुछ अंतर तो है ना। अगर मैं लिखूं लेट्स से 2 कार्बन का एक एल्केन लिखता हूं, 2 कार्बन का एल्केन होगा, उसका क्या नाम होगा? तरीका सिखाया था, 2 कार्बन यानी कि एथ, और एल्केन है तो सब सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, और अगर एल्कीन है तो ईन, राइट। जनरल फॉर्मूला भी बता चुका हूं, एल्केन्स का होता है CnH2n+2। तो इथेन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जनरल फॉर्मूले के हिसाब से के भरोसे नहीं रहेंगे, एकदम ऐसा बना लो खुद को कि अब याद रहे सब फॉर्मूला। इथेन मतलब C2H6, इथीन मतलब C2H4, ठीक है। तो इथेन हो गया C2H6 और इथीन हो गया C2H4। तो दोनों में तो भाई चेन का लेंथ लगभग लगभग बराबर ही है, 2 कार्बन का है ना। पर क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है ना। कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी जो इन दोनों को अलग बनाती है, डिस्पाइट द सेम लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। वो उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर ऐसा लग जाए जो कि एक सीरीज को दूसरे से अलग बना दे, भले कार्बन
चेन का लेंथ कुछ भी रहे, सेम रहे अलग रहे, ठीक है, उन्हीं को हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में जुड़ गए, किसी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में जुड़ गए, तो उस ग्रुप ऑफ एटम की वजह से उस हाइड्रोकार्बन में ना एक खास प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर मैं एसिटिक एसिड लिखूं CH3COOH, बताया था एसिटिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड। एथ क्यों? क्योंकि दो कार्बन एटम है, ओइक एसिड। इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड में भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रोपेनोइक एसिड में भी होगा, बस लेंथ बढ़ता जाएगा। तो वो जो होमोलोगस सीरीज बन रहा है वो उस पूरे सीरीज में कॉमन क्या है? कॉमन है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इधर आप कुछ भी जोड़ते रहो, एक और कार्बन जोड़ दो, दो और कार्बन जोड़ दो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जाने जाएंगे इस वाले पार्ट की वजह से, ठीक है। ये एसिड्स हैं इस वाले पार्ट की वजह से। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, जो कि इस मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। बात क्लियर हुई? ऐसा और भी बहुत सारा होता है, अल्कोहल होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एल्कीन्स में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड एक ही जगह होता है ना एल्कीन्स में, बाकी कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाते रहो, तो उस पूरे हाइड्रोकार्बन की खासियत है वो डबल बॉन्ड जो एक जगह पर है, तो वही उसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं जो कि उस हाइड्रोकार्बन चेन को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं, ठीक है। और इससे एकदम फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना लंबा है, ठीक है, एक कार्बन रहे, दो कार्बन रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो कार्बन रहेगा तब भी एसिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन रहेगा तब भी, तीन रहेगा तब भी। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाला ग्रुप है, ठीक है। इतना ही नहीं, और भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल या पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल का जो सबसे रिएक्टिव पार्ट होगा वो उसका फंक्शनल ग्रुप ही होगा, कम से कम जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनका काम क्या है कि जब वो जुड़ेंगे तो उस हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉपर्टी आएगा जो कि उस हिस्से की वजह से होगा। इसका एसिडिक नेचर इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से तो नहीं है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमें जानने हैं, ठीक है, उनका नाम जानना है और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे ये एल्केन एल्किन का तो समझ गया, अब उसमें अगर इसी को जोड़ देंगे तो फिर इनका नाम कैसे रखना है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। प्लस कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो सकता है ना, जैसे COOH भी हो गया और मान लिया कि एक डबल बॉन्ड भी हो गया कहीं पर इस मॉलिक्यूल में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उनका नाम कैसे रखेंगे, ठीक है, और मतलब किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है उस हाइड्रोकार्बन का, लेकिन अगर एक से ज्यादा हाइड्रोकार्बन आ गए, तो दो आ गए, मान लो एक डबल बॉन्ड आ गया और एक COOH आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, तो अब दोनों में से भी तो कोई होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, दोनों तो फंक्शनल ग्रुप ही है, राइट। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा ये कैसे तय होगा, ये सब बातें भी जानने की है। हालांकि हम लोग उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके लिए हम लोग को फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे कि रेजोनेंस, जैसे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सब वो कॉन्सेप्ट है ना जो आपको क्लास 11-12 के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे जगह से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले यही बातें समझाई जाएंगी क्योंकि ये सब बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुम लोग क्लास 10th में हो यार, अभी इतना ही सुन के लगता होगा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अभी वो सब बताने लगूंगा तो और तुम लोग माथा पीट लोगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, वो सब समय आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन अब जवाब यही है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है तो उसमें किसको वैल्यू ज्यादा देनी है, इसका भी तरीका है पता लगाने का, ठीक है, जो कि जब समय आएगा तो समझ बताया जाए, ठीक है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके। चलिए, डेफिनेशन लिख लेना बहुत जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप्स अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें लिख देना कि वो मॉलिक्यूल का सबसे रिएक्टिव पार्ट है, उसमें चेंज वही उस मॉलिक्यूल का जो
पर्टिकुलर फीचर है उसी की वजह से, ठीक है, वो जो हिस्सा है, एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल जरूर देना जब भी आंसर लिखना तो हम लोग को भी देखना है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, ठीक है, जैसे इन तीनों को तो तुम लोग जानते हो, जिसने भी पहले का वीडियो अच्छे से ध्यान से देख रखा है वो जानते हो। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जानते हैं। ध्यान से अगर इसको देखो तो इसको भी जानते होगे, बेंजीन, ठीक है, C6H6 याद है, C6H6, ठीक है। तो अब क्या है कि ये बेंजीन ग्रुप भी एक जगह क्या होता है, इसमें जितने भी कार्बन एटम्स है छह वो जगह पे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहता है, ठीक है। कहीं पे ऐसा हो सकता है ना कि एक जगह पे वो हाइड्रोजन को हटा के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाए, तो ये फिर फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। हाँ ये देखो हैलोअल्केन, फिलहाल हैलोअल्केन समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो जगह जगह पे आर लिखा हुआ है, ये आर क्या है, ये सब जो आर लिखा हुआ है ना, ये सब आर क्या है। देखो भाई, आर का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर जैसे मीथेन है CH4, राइट, CH4, ये मीथेन है, एक एल्केन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए, मतलब इस वाले एटम को हटा दिया जाए, कार्बन की एक वैलेंसी को खाली रखी जाए, कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी खाली है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है CH3 और एक वैलेंसी खाली है, ये इधर से जुड़ सकता है किसी भी से भी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल यानी कि एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया जाए तो जो बचेगा उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये एक एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा बताओ, बहुत सिंपल है। जब एल्केन एक कार्बन का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। जब एल्काइल एक कार्बन का है तो उसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा मिथाइल, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब एल्काइल एक जनरल टर्म है, जैसे एल्केन एक जनरल टर्म था कि उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा आ रहा था, वैसे ही एल्काइल एक जनरल टर्म है जिसका पहला मेंबर है मिथाइल, दूसरा मेंबर क्या हो सकता है, दूसरा मेंबर होगा 2 कार्बन वाला, तो वो होगा CH3 CH2। ध्यान से देखो तो ये इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया गया है तो ये बच गया है, इसी को आप सिंपली C2H5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। एक कार्बन वाला मिथाइल था तो 2 कार्बन वाला हो जाएगा इथाइल, दिस इज इथाइल। ऐसे ही 3 कार्बन वाला क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2, ठीक है, क्या हो गया C3H7। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल, ठीक है। तो ये सब जो आर लिखा हुआ है ना, आर आर इतने सारे आर, वो सब इनमें से कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये इधर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन कितने का भी, ठीक है। तो आर मींस अल्काइल ग्रुप। बात क्लियर हुई। तो यहां पे क्या लिखा है, RX हैलो एल्केन। तो यहां पे क्या हुआ है कि एक एल्केन था भाई, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया गया, उसके जगह पे एक हैलोजन का एटम लगा दिया गया। हैलोजन किसको बोलते हैं, हैलोजन हम लोग बोलते हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को, 17th ग्रुप पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस है। एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर अगर वहां पे इनमें से कोई एटम लग गया तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलोअल्केन, ठीक है। तो ये है हैलोअल्केन, इन चारों में से कोई एटम अगर लग गया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही तो हुआ, ठीक है। अल्कोहल, अगर
ये जो OH ग्रुप होता है, OH ROH मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होगा उसमें OH लगा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा अल्काइल ग्रुप से और दूसरा हाइड्रोजन से, उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। ईथर, हाँ ईथर में देखो एक ऑक्सीजन एटम होता है और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है CH3O CH3, तो ये जो है ये एक टाइप का ईथर है, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग ईथर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ईथर है। इपॉक्साइड, ये देखो जो ऑक्सीजन एटम है ना वो उसने दो ही बॉन्ड बनाए हैं और दोनों का अगल बगल वाले कार्बन एटम से बना है, ठीक है। हालांकि इपॉक्साइड आप लोगों को पढ़ना जरूरी नहीं है क्लास 10th में, ठीक है। एल्डिहाइड, ये देखो इसको CHO से भी लिखा जाता है, एल्डिहाइड को शॉर्ट में CHO ही लिखना है, COH या HOC कुछ भी अपने मर्जी से नहीं लिखना है, CHO ही लिखना है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और दूसरे साइड से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। ये कीटोन है, इसमें जो कार्बन होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। सो दिस इज कीटोन। फिर ये थाइयोल है, ये सल्फाइड है, सल्फर, ठीक है। जैसे अल्कोहल था ना OH, तो ऑक्सीजन और यहां पे है सल्फर SH, वो थाइयोल है, ठीक है। फिर जैसे ईथर था उसमें ऑक्सीजन था, उसकी जगह पे सल्फर आ गया तो ये सल्फाइड हो गया, ठीक है। फिर अमाइंस, अमाइंस याद है जब डिग्रीज बताया था कि नाइट्रोजन की डिग्री कैसे चेक करते हैं, और जितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहे, कार्बन और नाइट्रोजन का डिग्री एक ही तरीके से चेक होता है, तो उसमें जो ग्रुप मैंने बताया था NH3 लगा हुआ, NH2 लगा हुआ, वो अमाइन ग्रुप था, ठीक है, या अमाइनो था। फिर नाइट्राइल, इसको हम लोग साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, साइनाइड, ठीक है, CN। और अगर उल्टा रहे, अगर इसके जगह पे रहे NC RN ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब CN के जगह पे NC, जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन के जगह अगर नाइट्रोजन से जुड़ा रहे तो इसका नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल बोलो या साइनाइड बोलो एक ही बात, ठीक है। फिर ये एसिड हैलाइड है COCl, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इतनी बार तो बता चुका हूं, RCOOH, ठीक है। ऐसे ही एक कार्बन एक डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से बना, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरी हुई, कार्बन का दो बॉन्ड बना और एक बॉन्ड इधर अल्केन से बनाएगा, दूसरा बॉन्ड इधर के ऑक्सीजन से बनाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये हो गया एस्टर। एस्टर में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर अगर कोई अल्काइल ग्रुप ही लग जाए तो वो एस्टर हो गया, ठीक है, RCOOR, ये एस्टर है। फिर ये आपका एनहाइड्राइड है, RCOO फिर COR, ठीक है। और ये है अमाइड, RCON और दो अल्काइल ग्रुप। हमें किससे मतलब इतने सारे ग्रुप्स में क्लास 10th में हमें याद होना चाहिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो अल्केन्स याद रखो, अल्कोहल याद रखो, ईथर याद रखो, इपॉक्साइड याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी, एल्डिहाइड याद रखो इंपॉर्टेंट है, कीटोन इंपॉर्टेंट है, अमाइन एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्टर इंपॉर्टेंट है। बस क्लास 10th के लिए इतने याद होने चाहिए, याद रखने को तो बाकी सब याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतने जो रखे, एल्कीन एल्कीन एल्काइन पिछले वीडियो में आ ही गया होगा, ठीक है। हैलोअल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इतना आप क्लास 10th के हिसाब से याद रखिए, बहुत जरूरी है। बाकी जो भी याद कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? तो इतने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, कोई ज्यादा रिएक्टिव कोई कम रिएक्टिव एक दूसरे से। आगे बढ़ा जाए, चल। अब क्या बोला था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने क्या बोला कि वो सबसे रिएक्टिव पार्ट होगा, पर अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो
तो फिर कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये कैसे डिसाइड होगा, या किसको ज्यादा वैल्यू देना है, वो इस ऑर्डर से डिसाइड होता है। उनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू देंगे। तो उसका यही ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो तुम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, ठीक है। फिर ईस्टर, अमाइड नाइट्राइल से फिलहाल मतलब नहीं है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्कीन, अल्काइन, एल्केन, ठीक है, ईथर और अल्काइल हैलाइड। इतने हम लोग याद रखेंगे, इतने ये ऑर्डर याद रखना, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे देख के तो बोल दो यार, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे ईस्टर, RCOOR, ईस्टर, उसके नीचे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, राइट, उसके नीचे एल्कीन, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्केन, एल्केन तो नॉर्मल सा कंपाउंड, उसके बाद ईथर और फिर अल्काइल हैलाइड। ये ऑर्डर याद रखना, याद हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्कीन, अल्काइन, एल्केन, ईथर, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन वाले, ठीक है। और ये बगल में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं नॉमेनक्लेचर शुरू करूंगा कि किसी कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका नाम बताओ, ठीक है। नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम सुनते ही उस मॉलिक्यूल के बारे में पता चल जाए, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, कहां कहां पर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, नाम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ना हम लोग अब पूरा तो नहीं लिखेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड में पूरा लिखते हैं क्या, या उसका नाम था एथेनोइक एसिड, तो ठीक है, सिर्फ ओइक एसिड लिखा ना, तो क्योंकि इसका सफिक्स हम लोग सिर्फ ओइक एसिड लगाते हैं, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है। ये सफिक्स है जो कि बाद में लगेगा, और प्रीफिक्स जो है वो पहले लगता है, उपसर्ग है ये प्रत्यय है, ठीक है, जो पहले लगे वो प्रीफिक्स और जो बाद में लगे वो सफिक्स। ध्यान रहे, जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज्यादा हो हम लोग उसका नाम उतना ही सफिक्स में यूज करना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना है कि किसका प्रीफिक्स यूज करें, किसका सफिक्स यूज करें, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसका सफिक्स यूज होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसका प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो तुम कार्बोक्सी भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग ओइक एसिड यूज करना पसंद करते हैं। तुम दोनों में से वैसे कुछ भी यूज कर सकते हो। उसी तरीके से एल्डिहाइड का सफिक्स होता है आल, AL, कीटोन का होता है ओन, अल्कोहल का होता है ऑल, एल्कीन का तो बता ही चुका हूं इन, अल्काइन का आइन, अल्केन का एन, ईथर का अल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स है। वैसे ईथर का जब नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि उसका नाम कैसे देते हैं। और अच्छा ईस्टर छूट गया ना, ईस्टर का OH होता है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका भी नॉमेनक्लेचर जब आएगा तो समझ में आएगा। और अल्काइल हैलाइड का हैलो, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसा ऐसा इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर ईस्टर की, फिर एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की, फिर अल्कोहल की, फिर अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर, हैलाइड्स, ठीक है, याद रखना। हालांकि 11th 12th में जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, तो उस समय के लिए फिर तुम्हें वो वाला जानना होगा। क्लियर है बात? और सबका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद रखना भाई, चेक कर लूं कितना याद है। RCOOH ये किसका था? कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। RCHO ये किसका था? RCHO एल्डिहाइड,
ROR, ये किसका था? ईथर। RCOR, ये किसका था? कीटोन। RX, ये किसका था? हेलो एल्केन या हैलाइड्स। एक्स की जगह पे अगर Cl रहेगा तो क्लोराइड, Br रहेगा तो ब्रोमाइड, I रहेगा तो आयोडाइड, F रहेगा तो फ्लोराइड। ठीक है, तो ये हैलो एल्केन्स हो गए। हम लोग हैलोजेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को। ठीक है, फिर एल्कीन एल्काइन एल्केन तो पता ही है। अल्कोहल कैसा था? अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है? OH। ठीक है, OH। अब इसमें से ना देखो कुछ टर्मिनल होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनल होते हैं। मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो कार्बन है उसकी एक ही वैलेंसी खाली है, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब ये पूरे चेन के लास्ट में जुड़ेगा या फर्स्ट में जुड़ेगा, मतलब एंड पे जुड़ेगा, छोर पे जुड़ेगा। ठीक है, बीच में नहीं जुड़ सकता ना, क्योंकि कार्बन का तीनों वैलेंसी फुलफिल्ड है, तो जो जुड़ेगा इधर ही जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग एल्डिहाइड को देखें तो ये भी टर्मिनल टाइप का है, राइट। ईथर को देखो तो ईथर कभी भी टर्मिनल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो दो एल्काइल ग्रुप के बीच में है, तो जब भी होगा एक एल्काइल ग्रुप इधर होगा, दूसरा एल्काइल ग्रुप इधर होगा, तो ये कभी भी टर्मिनल हो ही नहीं सकता। कीटोन ये भी कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकता। हाँ करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली है, तो दोनों तरफ कोई ना कोई आकर जुड़ ही जाएगा। अल्कोहल टर्मिनल हो भी सकता है, वैसे इसको होना चाहिए टर्मिनल ही, बट कभी कभी आज ब्रांच भी होता है। ठीक है, मतलब ब्रांच के रूप में भी प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो हैलो एल्केन्स है या जो हैलाइड्स है, जो हैलोजेंस है, वो भी टर्मिनल भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे जोड़ देना है, तो अब हाइड्रोजन अगर टर्मिनल कार्बन का था तो वो टर्मिनल हो जाएगा। अगर वो जो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ टर्मिनल का नहीं था, बीच में कहीं पे था, तो एज अ ब्रांच उसको माना जाएगा, फिर एक ब्रांच की तरह हो जाएगा पूरे चेन में, बीच में कहीं से निकला हुआ रहेगा। ठीक है, बस इतनी ही सी बात है। तो इस वीडियो में अगर तुम्हें नाम याद हो गया और उसका स्ट्रक्चर याद हो गया तो काफी है समझने के लिए। फंक्शनल ग्रुप का मतलब, डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज की वो सबसे रिएक्टिव पार्ट होता है वगैरह वगैरह, और जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और उनके स्ट्रक्चर, सफिक्स, प्रीफिक्स, इतना याद हो गया तो इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो गया। ठीक है, इनका जब हम लोग यूज देखेंगे ना एक एक मॉलिक्यूल में, नॉमेनक्लेचर में, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये सब है क्या। अभी अगर शायद अभी भी लग रहा हो कि पता नहीं क्या है ये सब, ठीक है, करें क्या इसका, समझ में आएगा जब नॉमेनक्लेचर बताऊंगा अगले वीडियो से, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई रियली होप कि पढ़ाई लिखाई सही से चल रही होगी। चल रही है ना? ओके, ठीक है, चलिए, बाय बाय।